नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का इतिहास बहुत प्राचीन भी रहा है और बहुत वैभवशाली रहा है। और इसी वैभवता के कारण, इस समृद्धि के कारण, इसी श्रेष्ठता के कारण भारत का आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा। इसीलिए सदियों पहले रोम से, इजिप्ट से, यूरोप के एक एक देश से, चाहे वो फ्रांस रहा हो, चाहे डच से डच रहे हों, चाहे पुर्तगाल से पुर्तगीज रहे हों, सब यहाँ आते रहे, क्योंकि भारत की वैभवता से, भारत की संपन्नता से ये सब प्रभावित है। पहले देखने आते थे इसकी वैभवता का कारण क्या है, फिर वैभवता के आकर्षण से इतने वशीभूत हुए कि भारत को लूटना शुरू कर दिया। और ये सिलसिला सैकड़ों वर्ष तक चला रहा। पहले सुदूर यूरोप और सुदूर यूरोप से लोग आते थे, फिर शक आए, फिर हुन आए, फिर मंगोल आए, फिर अफगानिस्तान, ये सिलसिला चलता रहा। हजारों वर्ष तक भारत लुटता रहा, लेकिन भारत की अस्मिता, भारत की जो वैभवता है, भारत का जो उच्च ज्ञान है, वो असीमित रहा, वो आज भी यथावत रहा। ये भारत की शिक्षा दीक्षा का परिणाम है कि इतने विरोधी जो संघर्ष में, इतने संघर्षपूर्ण जो समय रहा है, उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति बची रही। अन्यथा ऐसे विदेशी जो आक्रांता रहे, विदेशी जो लुटेरे रहे, उन्होंने कई सभ्यताओं को पूरी तरह नस्तूरबाद कर दिया, समाप्त कर दिया। ऐसी बहुत सभ्यताएं रही, ऐसी 48-50 सभ्यताओं का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। लेकिन एकमात्र जो भारत की सभ्यता है, वो आज भी कम से कम कुछ शेष तो है। अन्यथा दूसरी असीम जो सभ्यताएं रहीं, वो तो इन आक्रांताओं के सामने समर्पित हो गई, नष्ट हो गई, अपने को उन्होंने इस पर त्याग दिया। तो भारत की जो वैभवता रही, संपन्नता रही, उसका कारण क्या रहा, हम ये देखेंगे तो बहुत आपको आश्चर्य लगेगा। क्योंकि भारत से जो माल लूट के लेके गए, जो संपन्नता लूट के लेके गए, वो लुटेरे रही। आज भी उनकी प्रवृत्ति लुटेरी रही, क्योंकि वहाँ शिक्षा का स्तर सिर्फ एकमात्र था कि दूसरों को लूटना, दूसरों को मूर्ख बनाना। क्योंकि वो असभ्य लोग थे, वो आज भी असभ्य हैं। आप देखोगे पश्चिम में आज भी मांसाहार का प्रचलन है। मांसाहार कौन करता है? मांस का जंगली पशु पक्षी करते हैं जो अज्ञान भूत हैं। मैं मांस से खाने ना खाने से बात नहीं कर रहा। मांस खाना किसी की अपनी विचारधारा है, लेकिन मांस कौन खाता है? क्योंकि वो आज भी उसी पीढ़ी पर हैं जहाँ हजारों साल पहले थे। वो मांस खाते हैं, आज भी बहुत सारे तरह का मांस खाते हैं, और मांस की खाने की प्रवृत्ति है, उसमें भी भारत का उनमें सहयोग रहा है। क्योंकि अब वो गल्फ से, अरबिया से भारत में आक्रांता आए, लूटने आए, वो भी आक्रांता लुटेरे ऐसे ही थे, असभ्य थे। उनको भी खाने पीने की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। कच्चा मांस खाते थे, भून के मांस खाते थे, तो उसमें मसाले डालने की प्रवृत्ति, उनको एक खाद्य के रूप में परिवर्तित करना भी हम लोगों ने सिखाया। मैं मांसाहार नहीं करता, ना मैं मांसाहार का प्रचलन करता हूँ, लेकिन संयोग बस मैंने कहा कि वो असभ्य थे और आज भी असभ्यता है। क्योंकि उनकी जीवन पद्धति को देखोगे तो आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। आज वो अपने को बहुत शिक्षित सुशिक्षित घोषित करते हैं, लेकिन 200 साल पहले तो, आज भी मैं 200 साल पहले की बात करूँ तो 200 साल पहले तो यूरोप के लोग भाई बहन शादी कर लेते थे। आज भी वहाँ प्रवृत्ति को ज़्यादा नहीं है। हमारे यहाँ तो पता है कि किस गोत्र में शादी करनी है, किस गोत्र में शादी को निषेध मानना है, क्योंकि हम जानते हैं, वो भी जानते हैं इस बात को। इसीलिए जो आज कुत्ते रखते हैं या दूसरे जानवरों का प्रजनन करते हैं, वो भी जानते हैं कि नर और मादा किस उच्च कुल की नर हो, किस उच्च कुल का जो मादा हो, उनके संस्कृति से, उनके जो सहवाग से कितनी उन्नत नस्ल पैदा होती है, वो इस बात को जानते हैं। लेकिन मानवीय व्यवहार में, वो स्वयं अपने व्यवहार में इसको भूल जाते हैं। फिर वो पैसाचिक हो जाते हैं, वो सिर्फ एक शिकारी मात्र रह जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था भारत की वैभवता की, भारत की समृद्धि की। मैं भारत की बात कर रहा था, जो धन संपन्नता थी। हमारे यहाँ बहुत कुछ है। हमारे यहाँ संपन्नता इसलिए थी, वैभवता इसलिए थी, क्योंकि हमने शिक्षा को एक सही रूप प्रदान किया। शिक्षा के बहुत सारे केंद्र थे हमारे यहाँ। शिक्षा के साथ साथ संस्कारित करने के भी केंद्र थे, क्योंकि संस्कारित करके ही शिक्षा का सही उपयोग लिया जा सकता है। अन्यथा शिक्षा तो सिर्फ आज भी शिक्षा मात्र तो धर्म कमाने का है। मैंने करीब 15 साल पहले एक अध्ययन किया था। उस अध्ययन को मैंने किताब का रूप दिया। वो किताब आप भी बाजार में उपलब्ध है, चाहो तो आप मेरे से प्राप्त कर सकते हो। उसकी PDF तो मैं आपको फ्री भेज सकता हूँ, मेधा और स्मृति की खोज। तो मैंने उस पर कोशिश की जानने की कि भारत में जो जितने
बच्चे तैयारी करते हैं आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए या और उच्च शिक्षाओं के लिए, उसमें बहुत सारे लोग गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, टॉपर होते हैं, इन संस्थाओं में भी गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं। आखिर जो गोल्ड मेडलिस्ट जाते कहाँ हैं, इनका समाज के लिए, इनका जो संस्था है उनके लिए क्या उपयोग है? तो मैंने देखा कि 90% जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो टॉपर्स हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है। उन्होंने अपने जीवन में करोड़ों करोड़ों रुपए कमा तो लिया, लेकिन जीवन में उसका सदुपयोग कोई नहीं हुआ। आज भी उनके जो माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, आज भी उसी हालत में हैं। यहाँ 25-30 साल पहले थे, बहुत आगे निकल गए। उन्होंने शहर में मकान बना लिया, उन्होंने बड़े शहरों में मकान बना लिया, मकान के बाद मकान बना लिए, कार खरीद ली, बंगले ले लिए, विदेश चले गए, विदेशों में मकान में। उससे ज़्यादा उनके जीवन में कोई अहमियत नहीं है। पैसा कमाना उनके लिए एकमात्र एजुकेशन का है, और उस एजुकेशन के लिए, उस शिक्षा के लिए वो बहुत कुछ करते हैं। पेपर लीक आउट भी कराते हैं, रिश्वत दे के पास भी होते हैं, रिश्वत दे के एडमिशन भी लेते हैं। तो वो शिक्षा का माध्यम नहीं है। शिक्षा का माध्यम है कि हम अपने व्यवहार में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने शिक्षा को कई चरणों में विभाजित किया। हमारी जो प्राचीन पद्धति थी शिक्षा की, बहुत अद्भुत थी। उच्च शिक्षा सिर्फ उसको प्राप्त होती थी जो अपना जीवन समाज के लिए, अपने सभ्यता के लिए समर्पित कर सकता हो, क्योंकि उसके ऊपर दायित्व था। हमारे जो शासकीय तंत्र था, वहाँ ऐसे गुरु आचार्यों की बहुत मान्यता थी कि वो राजाओं को, वो देश को एक शिक्षा देते थे, एक पद्धति सिखाते थे कि वो उनके राज्य की प्रजा कैसे सुखी रह सके, कैसे समृद्ध रह सके, कैसे स्वस्थ रह सके। ये उत्तरदायित्व उन आचार्यों के ऊपर रहता था जो शिक्षित होते थे, जो राजाओं का मार्गदर्शन करते थे। और शिक्षा का माध्यम तो घरों में रहता था। गुरुकुल की तैयारी होती थी कि जो विश्वविद्यालय जाते थे, और ऐसे बहुत सारे विद्यालय थे, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालयों के बारे में जानकारी है। ऐसी 30-35 विश्वविद्यालयों की जानकारी तो आज भी आपको मिल जाएगी। और नालंदा तो उसमें सर्व लास्ट था, उससे पहले तक्षशिला था। तक्षशिला के बारे में हम सिर्फ नाम के मात्र कुछ भी नहीं जानते। तक्षशिला उससे श्रेष्ठ था। तक्षशिला से निकले चाणक्य जैसे लोग, परणी, कल्याण, चरक, सुशत्रु, बाघभट्ट, सब वहीं से निकले। और वो उसके बारे में हमें जानकारी, नालंदा के बारे में तो जानकारी है कि 1000 ईस्वी में उसमें कितनी भयंकर आग लगाई गई, कितना उसको नष्ट करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर शिक्षा रहती है, संस्कार, शिक्षा का एक माहौल होता है। वहाँ विविध कलाएं विकसित होती हैं। विविध कलाओं में व्यापार भी रहता है, स्वास्थ्य भी रहता है, संस्कृति भी रहता है, शिल्प भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो हमने बहुत कुछ किया, शिक्षा का बहुत सदुपयोग किया, लेकिन हमने अपने समाज को विकसित नहीं होने दिया। इसलिए हमारे राजाओं में लड़ाई भी होती थी, लेकिन उसके बावजूद व्यापार चलता था। व्यापारियों के प्रति कभी भी किसी राजा ने कोई बंदिश नहीं लगाई। यात्राएं होती थी। शंकराचार्य के बारे में आपने सुना हुआ, आदि शंकराचार्य केरला से लेके पूरे भारत में भ्रमण करते रहे। और इस दरमियान कि आप समझ सकते हो कि उनके जीवन काल में कहीं भी युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि राजाओं का युद्ध चलता रहता था। लेकिन युद्ध में कभी उनकी ना यात्रा रुकी, ना उनका संवाद रुका, ना उनका धर्म प्रसार रुका, क्योंकि धर्म प्रसार पे ही तो ये सभ्यता टिकी हुई है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत अच्छा प्रबंधन होता था। हमारे गुरुकुल जो होते थे वो शिक्षा की तैयारी होते थे, लेकिन गुरुकुल तो अलग चीज़ थे। हमने तो एक पद्धति शिक्षा की ऐसी विकसित कर दी कि यदि किसी बच्चे को गुरुकुल जाने का अवसर ना मिले, लेकिन वो घर में रह के संस्कारित हो जाए। इसीलिए किसान का बेटा किसानी सीखता था, किसान में और किसानी में बहुत श्रेष्ठ जाता था। लोहार का बेटा लोहारी सीखता था, लोहारी बाप के साथ सीखता था, मित्रों के साथ सीखता था, घर में सीखता था। और अद्भुत थे वो लोग, बहुत अद्भुत थे। एक लोहार लोहारी का कार्य अपने घर में सीख लेता था। और लोहारों के बारे में तो आप जान के आश्चर्यचकित होंगे, सुनारों के बारे में तो आश्चर्यचकित होंगे कि आज से 100 साल पहले भारत के कुछ पूरे देश की बात नहीं करता, जैसे कि आंध्र प्रदेश में एक छोटा सा एक क्षेत्र पड़ता है, मैं भूल गया उसका नाम। तो वहाँ 1 लाख टन सोने की तैयारी होती थी। ऐसा सोना तैयार होता था, पश्चिमी जगत खरीदता था, इटली तक जाता था, वो हॉलैंड और डच तक जाता था, फ्रांस तक जाता था, क्योंकि इतना अद्भुत उसका लोहा था। और सुनार को आप देखा होगा, सुनार कभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने नहीं जाते थे,
कहीं कहीं वो शिक्षा लेने नहीं जानते थे, लेकिन अपने दुकान में बैठे बैठे अपने माँ बाप से, अपने परिवार से उतने विशेषज्ञ बन जाते थे कि वो घर बैठे हर तरह की स्वर्ण की वस्तु होती थी निर्मित कर सकते थे। स्वर्ण के अंदर क्या कुछ करना है, कैसी चमक लानी है, क्या कुछ बनाना है, कैसा उपयोग करना है, वो सब कुछ जानते थे और वो एक से एक अद्भुत चीज़ बना लेते थे। उन्हें किसी उपकरण की ज़रूरत नहीं रहती थी कि कहीं उपकरण के लिए मुंबई जाना हो या बेंगलोर जाना हो। वो अद्भुत लोग थे। आपने वैद्यकी का देखा होगा, वैद्यकी के लिए उच्च शिक्षा के लिए तो विश्वविद्यालय जाना पड़ता था, लेकिन आधे वैद्य तो हर घर में मिल जाते थे। हमारी दादियों को, नानियों को, दादा को, दादी को और जो बुजुर्ग घर के लोग होते थे, इतनी अच्छी जानकारी होती थी क्योंकि वो 60% बीमारियों को तो स्वतः ही समाप्त कर लेते थे। प्रसव घर में हो जाते थे, प्रसव में कभी कोई जटिलता नहीं आती थी और जितनी जटिलता आज आती है उतनी जटिलता तब आती थी, क्योंकि तब भी उन्हीं सामान्य घर के प्रसवों से एक अद्भुत सूर भी हमने पैदा किए। अशोक जैसे सम्राट का भी जो जन्म था वो घर की प्रसूति में हुआ था, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हों, महाराणा प्रताप रहे हों, चाहे जितने भी महापुरुष हैं सब घर में पैदा हुए, एक से एक अद्भुत हुए, एक से एक विद्वान हुए। हमने कभी किसी अपोलो को नहीं देखा, हमने कभी किसी एम्स को नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास जानकारी थी और वो जानकारी सर्वसामान्य थी। आज भी आज की यदि आप जो प्रसूति विशेषज्ञ देखोगे उनके पास जितनी जानकारी नहीं, उससे ज़्यादा जानकारी तो हमारी जो पुरानी आज दाइयाँ हैं उनके पास है। वो 15 दिन पहले बता सकती हैं कि कब प्रसव होने वाला। आज आधुनिक कोई भी प्रसूति विशेषज्ञ बिना किसी अल्ट्रासाउंड की मशीन के बता गए कब प्रसव होने वाला है, कैसा प्रसव होने वाला है। उन्हें तो अंतिम क्षण तक ये नहीं पता चलता कि प्रसव सामान्य होगा कि या उसे सिजेरियन करनी पड़ेगी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमने ऐसी शिक्षा पद्धति को विकसित किया जो शिक्षा पद्धति हमें श्रेष्ठता के ऊपर ले गई, हमें वैभवता के लिए ले गई। हमने बहुत कुछ सृजन किया, हमने एक से एक अद्भुत शिल्प को रूप दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी प्राचीन संस्कृति थी, बहुत अद्भुत थी और उस अद्भुतता के कारण हमारा ऐश्वर्य, हमारा जो प्रसिद्धि थी, हमारे वैभव था, सर्वत्र संसार में प्रचलित था। इसलिए संसार के एक एक कोने से लूटने के लिए, पढ़ने के लिए, जानने के लिए, कुछ भी कह लें आप, भारत की तरफ लोग आकर्षित होते थे, आते थे। हजारों किलोमीटर की यात्राएं करके, हजारों तरह के जोखिम उठा के, हजारों जगह कष्ट उठा के भी भारत आते थे। शिक्षा के लिए बहुत लोग आए, बसने के लिए आए, जानने के लिए आए। एक से एक अद्भुत, आपने सुना होगा रोम से तो अगस्त यहाँ अरस्तु आए। अरस्तु यूनान के एक प्रसिद्ध विद्वान माने गए हैं, लेकिन वो विद्वता के लिए भारत के विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए। ऐसे बहुत लोगों की जानकारी है, उनकी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको देखूंगा। लेकिन मैंने एक छोटी सी रूपरेखा आपके लिए तैयार की कि हमारा प्राचीन विज्ञान कितना अद्भुत था। उस विज्ञान को हम जान के, उस विज्ञान का अनुसरण करके हम भी अपने को, अपने परिवार को, अपने देश को श्रेष्ठता की तरफ ले जा सकते हैं। स्वदेशी का अर्थ सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि स्वदेशी यानी घर। स्वदेशी का अर्थ है सर्व ज्ञान की प्राप्ति करना और ज्ञान की श्रेष्ठता प्राप्त करना, क्योंकि ज्ञान की श्रेष्ठता आधुनिक संसार के लिए बहुत अद्भुत है। और यदि हमने उस चीज़ को पा लिया, हमने अपने को समझ लिया, अपने जो हमारी ज्ञान विज्ञान की पद्धति रही उसको अपना लिया, तो वो तो दूर नहीं कि हम शीघ्र फिर से विश्व गुरु बनेंगे, विश्व पर शासन करेंगे। विश्व को लीड करने की सामर्थ्य हमारे युवाओं में है, हमारी पीढ़ियों में है और उस पीढ़ी को हमें सिर्फ मार्गदर्शन देना है। लेकिन हमें एक बात सोचना है कि अनुसरण नहीं करना। हम दूसरों को अनुसरण करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। जिस सभ्यता को, जिस संस्कृति को, जिस सभ्यता को हमने हजारों सालों से बचाए रखा, आज वो खतरे में है, क्योंकि हम अपनी सभ्यता को, अपने जो रीति रिवाज, जो विज्ञान की पद्धति है, उसको त्याग कर दूसरों की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसे बदलना पड़ेगा। हमें अपनी जो पुरानी परंपरा को आत्मसात करना पड़ेगा। परिशोधन, पर स्क्रीनिंग तो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन हमें नियम वही रखने पड़ेंगे। उसी नियम के माध्यम से, उसी पद्धति और प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो हम शीर्ष पर पहुंच पाएंगे। हम विश्व गुरु बनने की निश्चित हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।